देखिए, भगवान ने जो कान बनाया है वो शायद फ़िज़िक्स के तौर से एक बहुत ही अनोखा ऑर्गन है। आवाज़ हमारे बाहरी कान से भीतरी कान में जाती है, जो पर्दे से टकराती है। पर्दे के बाद वो 3 छोटी सी हड्डियों से अंदरूनी कान तक पहुंचती है, जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं। ये कॉक्लिया एक ट्रांसड्यूसर की तरह होता है जो आवाज़ को बिजली की माइक्रो इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट करता है, और ये फिर आवाज़ जो बिजली की रूप में दिमाग तक पहुंचती है, वहाँ डीकोडिंग होता है और हम समझते हैं कि हमने क्या सुना और क्या समझा। ये सारी कहानी है। आप इसको तुलना कीजिए एक टेलीफ़ोन से। आप टेलीफ़ोन के रिसीवर में बोलते हैं, वो जो आवाज़ है वो टेलीफ़ोन के अंदर जाती है, वहाँ बिजली में तब्दील होती है और फिर तार के द्वारा दूसरी तरफ जाती है जहाँ डीकोडिंग होती है। तो एग्जैक्टली हमारा कान भी इसी तरह से काम करता है, और इसका जो अंदरूनी भाग है जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक बहुत ही अनोखी चीज़ है जो भगवान ने बनाई है। और ये इस तरह से जब तक कि आवाज़ बिजली में तब्दील नहीं होगी वो दिमाग में नहीं जा सकेगी और हम नहीं सुन सकेंगे। हम कैसे बता सकते हैं कि सुनाई में कमी है? हम जो मरीज़ को कम है शायद उसको नहीं पता लगता, दूसरों को जल्दी पता लग जाता है कि ये नहीं सुन रहा है। जैसे कई बच्चे जन्मजात से बहरे होते हैं, नहीं सुनते, तो उनकी मदर्स को पता लग जाता है, उनके घर के लोगों को पता लग जाता है कि सुनाई में कमी है और ये बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। या अगर वो 2-2.5 साल का हो गया है तो वो बोलना उसने शुरू नहीं किया, तो हमें शक जाता है कि कहीं वो सुनता पूरा है कि नहीं। इसके अलावा अगर वो टीवी ज़्यादा ज़ोर से चलाने लगे, लोगों को बार बार हैं करने लगे कि उसको समझ नहीं आ रहा, या लोगों को ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत पड़े उसके सामने, तो एक इंडिकेशन है कि शायद उसको सुनाई कम दे रहा है। तो बहुत ही आजकल हमारे पास हर क्लिनिक में आमतौर पे ये टेस्ट होते हैं। बड़ों में ऑडियोमेट्री कहते हैं, और छोटे बच्चों में 1 या 2 साल 3 साल से छोटे बच्चों में हम OAE, बेरा और ASSR, ये 3 टेस्ट होते हैं जो हमें एग्जैक्टली बता सकते हैं एक दिन के पैदा हुए बच्चे में भी कि उसका सुनाई कितनी कम है और कम है भी कि नहीं है। एक्चुअली हम ये चीज़ माँ के पेट में 7वें महीने के बाद भी बता सकते हैं, लेकिन अक्सर हम बताते नहीं हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि माँ को 2 महीने जब हम कुछ भी उस बच्चे की सहायता नहीं कर सकेंगे, हम बताएं कि बच्चा नहीं सुनता और माँ को सिर्फ एक दर्द दें, एगनी दें और उसका कुछ कर ना सकें। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले दिन हम उसके टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। हमारे इस कॉक्लिया में जो मैं आपको समझा रहा था अभी, अंदरूनी भाग जो है जिससे हमें सुनाई देता है, जिससे हमें आवाज़ बिजली में तब्दील होती है, उसमें एक छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम हेयर सेल्स कहते हैं, और वो 2 सॉल्यूशंस के बीच में तैरते रहते हैं। जब आवाज़ इस बालों पर जाके टकराती है तो उसके जो जड़ों में जो दूसरी तरफ उसके डेंड्राइट्स हैं इन हेयर सेल्स के, वहाँ पर ये बिजली बन जाती है। तो ये अगर हेयर सेल्स एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएं तो ये कभी भी रीजनरेट नहीं होते। और हमारी इवोल्यूशन में भी देखा गया है कि किसी भी प्राणी में, वो शायद अगर जल में रहता हो या धरती पर रहता हो, आकाश के कुछ प्राणियों में, पक्षियों में देखा गया है कि ये से हेयर सेल रीजनरेशन होती है, लेकिन और किसी में नहीं देखी गई। और शायद यही एक कारण है कि अभी तक हम स्टेम सेल्स भी इसके रीजनरेशन में काम में नहीं ला सके। कोशिश अभी हम कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताकर डराना नहीं चाहूँगा,
मैं दूसरी तरफ ये भी कहूँगा कि आज हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं कि हम कह सकते हैं कि डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी, किसी भी तरह का बहरापन आज हम अपने यंत्रों के द्वारा, वो शायद वो ऑपरेशन हो या हेयरिंग एड्स हो या कॉक्लियर इम्प्लांट हो, हम ठीक कर सकते हैं। तो डेफनेस नॉट अ डिसेबिलिटी। हमारे सेंटर में ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स भी होते हैं जो कि कॉक्लियर इम्प्लांट से भी एक स्टेप आगे हैं, जो शायद दुनिया के 5-6 सेंटर्स में होते हैं, वो हमारे सेंटर्स में होते हैं। तो लेकिन इस अनोखी चीज़ को जो ऊपर वाले ने बनाई है, बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ख़त्म हो गई तो फिर कोई रीजेनरेशन इसमें नहीं हो सकती। इसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शोर से, कुछ दवाइयों से, इन सब चीज़ों से दूर रहें। दवाइयों में सबसे बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ें हैं वो हैं क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सारे लैसिक्स, ये सब कुछ दवाइयां हैं जो कि सुनने की शक्ति को ख़राब करते हैं। और जब भी आप में कोई ऐसी चीज़ हो, वैसे तो आम तौर पे हम ये दवाइयां बिना मतलब के आजकल यूज़ नहीं करते। जेंटामाइसिन इंजेक्शंस पहले हम लगाते थे, अब हम कभी नहीं लगाते, उसके सब्स्टिट्यूट्स लगाते हैं जिसमें कि ये ओटोटॉक्सिसिटी ना हो, लेकिन कभी कभी हमें लगाना भी पड़ता है। तो हम ख़ास तौर पे उनमें तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं जिनमें पहले ही सुनाई कम है, तो उनमें हम ये चीज़ें नहीं लगाएंगे। तो जब भी किसी मरीज़ में अगर सुनने की क्षमता थोड़ी कम है किसी भी कारण से, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा, तो ये ज़रूरी है वो जाके डॉक्टर को बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे ऐसी दवाइयाँ ना दी जाएँ जिससे कि ये और ख़राब हो जाए। दूसरा, हमारे देश में शोर, जो कि व्हीकुलर नॉइज़ हो या दिवाली का हो या किसी भी तरह का ये सब प्रॉब्लम्स हो, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा डिस्को और ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में आवाज़ को ख़राब करने के लिए, और उसमें टेलीफोन्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले दिनों में। हमारे कानों में जो शां की आवाज़ें आती हैं, जिसको हम टिनिटस कहते हैं, वो बढ़ चुका है, हेयरिंग लॉस बढ़ चुका है। बहुत यंग एज में बच्चे अब इन चीज़ों से ग्रस्त होने लगे हैं। तो ये क्या टेलीफोन का कारण है, या दिवाली पे बजाए पटाखों का कारण है, या रोड्स पे चलते हुए हम जब हॉर्न बजाते हैं वो कारण है? क्या कारण है, ये सब हम जानते हैं और इससे बचना ही, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर फॉर नॉइज़ इंड्यूस्ड और ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी ऑफ द ईयर। देखिए, कान की केयर होती है अच्छे खाने से, अच्छे विटामिन से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए जो कि हमारे नसों के लिए और कान के लिए अच्छा है। लेकिन कान के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से, जैसे मैंने आपको बताया, ओटोटॉक्सिक ड्रग से, नॉइज़ ट्रॉमा से, इन सब से दूर रहें। बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठ के सैर पे जाएं, क्योंकि अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और अच्छी ऑक्सीजन शरीर के हर भाग के लिए अच्छी है और कान के लिए भी अच्छी है। हेडफोन्स ना लगाएं। हेडफोन्स एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ख़ासतौर जब आप कानों के ऊपर लगा लेते हैं या कानों के अंदर डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इससे ना केवल आवाज़, जो दबाव है, हवा का दबाव, वो भी अंदर जाता है और वो अंदर से पर्दे को, अंदर की हड्डियों को और अंदरूनी कान को, जो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको ख़राब करता है और उससे नुकसान हो सकता है। जो लोग बिल्कुल बहरे हो जाते हैं, नहीं सुन सकते एकदम, जहाँ पर हेयरिंग एड्स भी काम नहीं करते, या जो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कि बिल्कुल सुनाई नहीं देता, और इसके भी बहुत कारण है। जेनेटिक्स इसका एक कारण है, मेनिंजाइटिस इसका एक कारण है, माँ में रूबेला हो जाना इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में, जो कि बाकी देशों में अभी नहीं है। तो इन सब कारणों से अगर जन्मजात बच्चा या बाद में प्रोफाउंड डेफनेस हो जाए, टोटल डेफनेस हो जाए, तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स करते हैं। जो मैंने इजाद किया था
वो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक फॉर कॉकलियर इम्प्लांटेशन आज से 15 साल पहले जो मैंने इंडिया में शुरू किया था, और अब हम 1000 से ज़्यादा ये केसेस कर चुके हैं सक्सेसफुली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। और लेकिन इससे भी हम वही कॉकलियर इम्प्लांट डालते हैं जो दुनिया भर में 30 साल से हो रहा है। और जब बच्चे को डालते हैं, और ख़ास तौर पे जितना जल्दी आप करेंगे, जितना छोटे बच्चे को करेंगे उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको समझ आएगा। एक हिरन का बच्चा है जो पैदा हुआ। अब ऊपर वाले ने उसको बताया है कि पैदा होते ही वो भागेगा, ना शेर का बच्चा, इंसान का बच्चा, ये सब नहीं भाग सकते। तो 2 सिचुएशंस आप पैदा करें। एक में जब हिरन का बच्चा पैदा हुआ उसको थोड़ी देर भागने दें उठ के, और फिर पकड़ के उसके पाँव बांध ले। और दूसरे में पैदा होते ही उसके पाँव बांध ले। तो पहले सिचुएशन में जब वो थोड़ी देर भाग चुका था और फिर आपने पाँव बांधे, आपने 1 दिन बाद खोला, 1 महीने 2 हफ्ते बाद खोला और महीने बाद खोला, इसमें वो बच्चा भाग के उठ के भाग सकता है। लेकिन हिरन का बच्चा जो पैदा होते ही आपने पाँव बांधे, वो अगर आप बांधेंगे तो वो भूल जाएगा किस तरह से उठ के चलना था, तो वो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, आज हम 9 महीने के बच्चों को ये ऑपरेशन करते हैं और बहुत सक्सेसफुली करते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं 4, 5, 6 साल तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप इसको बहुत डिले कर देते हैं, 10, 12 साल कर देते हैं, तो बच्चा सुनता है, समझता है, लेकिन बोलता नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम डायग्नोज़ जल्दी से जल्दी करें, जो आज हम कर सकते हैं, और इसका निदान भी जल्दी से जल्दी करें, जो कि पूर्णतः है 100% आज हम इसका बिल्कुल नॉर्मल बच्चे को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जहाँ तक कि हियरिंग लॉस और डेफनेस का संबंध है हमारे देश में। वो इसलिए क्योंकि मेनिंजाइटिस, कान का बहना, जिसको हम क्रॉनिक सपोरेटिव ऑटिटिस मीडिया कहते हैं, मीज़ल्स, कॉन्सैंग्विनिटी, भाई बहन का आपस में शादी करना, ये सब चीज़ें हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। और इसके कारण डेफनेस बहुत ज़्यादा होता है। बाकी देशों में अब डेफनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। आप देखें, WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक 10% लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैंडीकैप, हियरिंग हैंडीकैप है। वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो या प्रोफाउंड हो। प्रोफाउंड और सीवियरली प्रोफाउंड में फिर हम कॉकलियर इम्प्लांट्स लगाते हैं। बाकी सब में हम ऑपरेशन से, हियरिंग एड से या दवा दारू से उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप देखिए कि 10% हमारे देश की जनता, 130 करोड़ की जनता में 10% कितना हो गया, जो कि थोड़ा बहुत नहीं सुनता, और उसके 1% प्रोफाउंडली डेफ हैं जिनको कि कॉकलियर इम्प्लांट लगना चाहिए। तो आप समझिए कितने ज़्यादा लोग ऐसे ग्रस्त हैं जिनको कॉकलियर इम्प्लांट लगना चाहिए और उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी अंग हैं शरीर के। आप एक 70-80 साल के बुज़ुर्ग को पैसा इतना खर्चते हैं और उसकी बाईपास के लिए गवर्नमेंट्स पैसा देती हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए जिसने 90 साल चलना है, अगर उससे कम पैसा दे के आप उसको सोसाइटी के लिए एक एसेट बना सकते हैं, मैं कहूँगा शायद ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब उस उम्र का हूँ जहाँ पर हार्ट प्रॉब्लम शुरू होंगी, लेकिन मैं तब भी कहता हूँ, क्योंकि मैं इन बच्चों को पिछले 15 साल से ठीक कर रहा हूँ। ये घर बेच के और अपने जेवर बेच के माँ बाप आते हैं, इन बच्चों का इलाज कराते हैं, और अगर गवर्नमेंट्स थोड़ा सा अपना बहुत ही थोड़ा पैसा खर्च करके इन बच्चों का इलाज कराएंगे, तो ये हमारे देश के आगे चल के भविष्य बनेंगे, एसेट बनेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है।